अब जिस पर धार्मिक प्रताड़ना नहीं हुई है और आर्थिक कारणों से या अन्य कारणों से देश में अवैध रूप से आना चाहते हैं, वो घुसपैठिए हैं। वैसे तो कहा जाता है बीजेपी के नेताओं की तरफ से कि यह देश धर्मशाला नहीं है कि जिसका जब मन करे मुंह उठाए, देश में घुस जाए, आराम से रहे, यानी घुसपैठियों की कोई जगह नहीं। लेकिन जब इस देश के गृह मंत्री ये कहने पर आ जाए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, फिर सुनिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू का इस देश की सरजमीन पर उतना ही हक है जितना गृह मंत्री अमित शाह का है, तो क्या ही कहा जाएगा। जी हाँ, इस बयान कि देने के पीछे क्या वजह रही वो तो आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन इसके साथ साथ आज आपको बीजेपी के एक और नेता का बयान सुनाने जा रहा हूं, जिन्होंने खुल्लम खुल्ला 1 करोड़ फर्जी वोटर्स का जिक्र कर दिया। यह आंकड़ा उन तक कैसे पहुंचा, यह सवाल है। जबकि बिहार में अब तक लाखों वोटर्स के नाम काटे जाने के मुद्दे पर चुनाव आयोग चुप्पी साध कर बैठा है, स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई तो चल ही रही है। खबर यह भी है कि कैसे एक और जगह बुलडोजर फिर से कार्रवाई करने लगा। वो बात अलग है कि जब करनी सेना के कार्यकर्ता घुस जाते हैं एक अखबार के दफ्तर में, वहां जाकर लंपटाई करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। अलग अलग बहुत सारी खबरें दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस बयान के साथ सुनिए। भारत की सरजमी पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं का उतना ही अधिकार है। धर्म के नाम पर शरण देने की वकालत गृह मंत्री महोदय कर रहे हैं, धर्म के आधार पर। फिर ये कहा जाता है कि घुसपैठिए, क्योंकि मसला सिर्फ ये नहीं, आपने सुना पूरा बयान, कहीं मुसलमानों का जिक्र तक नहीं किया, क्रिश्चियन का कर लिया, बौद्ध का कर लिया, सबका। ये अचानक से क्यों करना पड़ रहा है, समझिए। बिहार चुनाव में हालत खस्ता हो रखी है, घुसपैठिए वाले बयानों पर खुद ही फंसते जा रहे हैं, इसलिए उसको परिभाषित अपने लिहाज से करना पड़ रहा है। ये इस देश के गृह मंत्री का आधिकारिक बयान नहीं तो क्या है। अब सोचिए, इस देश को धर्म बचाने के नाम पर आप आते जाइए, जिसको आना आते जाइए, मुसलमान छोड़कर, क्योंकि मुसलमानों का जिक्र नहीं किया उन्होंने हिंदुओं के बाद बौद्ध, क्रिश्चियन सबका जिक्र कर दिया, लेकिन उन्होंने एक बार भी मुसलमानों का जिक्र नहीं किया। समझ गए आप टारगेट क्या है, क्या खेलते हैं। अब जरा एक बयान इनका आया, चूंकि एएनआई का है इसलिए मैं बता देता हूं। ये शुभेंदु अधिकारी हैं। ये कहते हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात के बाद पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी बोले, ममता बनर्जी जमीन खो रही हैं। बंगाल में करीब 1 करोड़ फर्जी वोटर हटाए जाएंगे, इनमें बांग्लादेशी मुस्लिम, रोहिंग्या और नकली वोटर शामिल है। बताइए, नकली वोटर्स कौन? मुस्लिम, रोहिंग्या। और अभी जिनकी वकालत कर रहे थे गृह मंत्री साहब, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश से आते हैं हिंदू भी, तो क्या उन्हें घुसपैठियों की परिभाषित नहीं करना चाहिए उन्हें? अब ये देखने वाली बात, क्योंकि उनके हिसाब से वो धर्म बचाने आए हुए हैं, अपने धर्म के हिसाब से बचाने आए वो, सिर्फ ये। ठीक है, अब देखिए अगली खबर क्या है। बिहार के बाद अब देश भर में एसआईआर करवाएगा चुनाव आयोग। पहले फेज में बंगाल, असम समेत 5 राज्य, इनमें अगले साल विधानसभा चुनाव है। यानी एसआईआर के नाम पर जो खेल बिहार में कर दिया, वही खेल अब अलग अलग जगह। क्योंकि देखिए, आप एसआईआर कराइए मत कराइए एक अलग मसला है, लेकिन एसआईआर को लेकर अगर सवाल उठते हैं तो उसका जवाब देना होता है। लेकिन इस देश का मौजूदा जो चुनाव आयुक्त है, क्या वो जवाब देते हैं इन सब बातों का? नहीं। उसमें झोल होता है तो उसका जवाब देते हैं? नहीं। वो कह रहे हैं मैंने एसआईआर कराई और मैं अपने लिहाज से एसआईआर कैसे भी करा दूं, कैसे भी करूं, इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट तक का नहीं है, ये तक चुनाव आयोग की तरफ से कह दिया गया। तो सोचिए, इस देश में सुनी किसकी जाएगी? आराम से एसआईआर के नाम पर कुछ भी करते रहिए। इसमें कहते हैं योगेंद्र यादव कि एसआईआर के बाद बिहार में लगभग 80 लाख वोटर गायब है बिहार में। अब सोचिए, अगर पूरे देश भर में कराया जाएगा तो क्या होगा। और चुनाव आयोग कहता है कि चुनाव निष्पक्ष होगा। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली महिलाएं और मुस्लिम समाज के लोग हैं।
जिनका जिक्र मुस्लिम समाज के लोगों का जिक्र तक गृह मंत्री ने नहीं किया अपने बयान में। चुनाव आयोग ने भाजपा की जीत का ग्राउंड तैयार कर दिया है, यह बिल्कुल स्पष्ट है चीजें, खेल क्या हो रहा है वहां पर। अब चलिए डीजीपी गुजरात को देखिए, उनकी तरफ से ही ट्वीट किया गया। ये देखिए कार्रवाई वही बहियाल में जहां पर बवाल हुआ था उसके बाद की ये कार्रवाई लगातार हो रही है। एक्सीलेंट जॉब कहा जा रहा है। इलीगल स्ट्रक्चर डिमोलिश किया गया, बिल्कुल करना चाहिए जो था, लेकिन इतने दिन से सो क्यों रहे थे, ये भी एक सवाल उठता है। अब तक ये सो क्यों रहे थे? अब तक इनसे पहले जो डीजीपी आए या उससे पहले जो थे वो अब तक इस पर चुप्पी साध कर क्यों बैठे थे? गुजरात में सरकार तो भाजपा की है ना, भाजपा की सरकार है ना, तो पहले सो क्यों रहे थे और आज अचानक से कैसे जागे? क्या डीजीपी साहब इसका जवाब दे पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस फरमा रहे थे कि भारत की न्याय व्यवस्था बुलडोजर से नहीं बल्कि कानून से चलती है। गुजरात पुलिस ने गांधीनगर के बहियाल गांव में मुसलमानों की करीब 190 दुकानों को जमींदोज कर दिया और डीजीपी गुजरात ने उसका वीडियो पोस्ट करके बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वो कितना पालन करते हैं। बिल्कुल सही बात है। वहीं ये बरेली में भी देखिए, हर जगह आप जाकर देखिए, ये एक संयोग तो नहीं हो सकता है, तो प्रयोग ही ना। हर जगह मुसलमानों के घर पे ही कैसे कार्रवाई हो सकती है? आइए ये भी एक आपको भी नोटिस मिला है क्या? तो बरेली में बवाल के बाद प्रशासन की सख्ती जारी है, कहा जा रहा है। इसी कड़ी में कई आरोपियों की संपत्तियों को सील किया जा चुका है, कई जगह अवैध निर्माण बताकर बुलडोजर भी चला। अब इसी कड़ी में 27 लोगों को मकान खाली करने के नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। लगातार बरेली में ये कार्रवाइयां हो रही हैं। अब आइए अगली खबर पर, ये देखिए यहां पर भी क्या हो रहा है। नई प्रयोगशाला तैयार कर दी गई है क्या? कौन है ये लोग? ये देखिए तो खबर क्या है? मुल्ताई में सांप्रदायिक तनाव भड़का, मुस्लिम दुकानों में तोड़फोड़ की गई। मुसलमानों की दुकानों में पुलिस ने लागू की धारा 144। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई में संघ के नेता और एक मुस्लिम युवक के बीच बाइक टक्कर से शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। इसके बाद हिंदुवादी भीड़ ने थाने के बाहर हंगामा किया और मुसलमानों की दुकानों में तोड़फोड़ लूटपाट की है। लगातार ऐसी खबरें और तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब अगली खबर देखिए, यहाँ क्या है? यहाँ भी एक अलग तमाशा। देखिए गाली गलौज, तो खबर है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में बवाल पर बड़ा एक्शन हुआ है। झांसी में बवाल में 200 लोगों पर पुलिस ने केस लिखा। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य पर भी एफआईआर हुई। पूर्व एमएलए दीप नारायण यादव का नाम भी शामिल है। एबीवीपी कार्यकर्ता शिवम भास्कर की तहरीर पर केस दर्ज कर दिया गया। यानी एबीवीपी के कार्यकर्ता ने कहा, इन्होंने मारा। उन्होंने कहा आप तो भैया बीजेपी के छात्र संघ वाले हो ना, आप सही कह रहे होंगे, बिल्कुल आपने किया, आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। झांसी की नवाबाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। मुलायम सिंह की पुण्यतिथि कार्यक्रम में हुआ था हंगामा, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया था बवाल और हंगामा। सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, किसने किया बवाल और हंगामा? एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने। और हुआ क्या? केस किस पर हुआ है? दीप नारायण यादव पूर्व एमएलए, प्रदीप जैन आदित्य पूर्व केंद्रीय मंत्री, ये कांग्रेस के हैं, उसके हैं, उन पर हुआ है। और हंगामा कौन कर रहा है? एबीवीपी कार्यकर्ता। लेकिन यही असली न्याय है क्या? अब चलिए चलते चलते एक तस्वीर भी देख लीजिए। न्याय प्रेरणा है ये, कितने शांति दूत। आप हैं लोग, आपके बिना कैसे क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, कंप्लेन करो। मैं तो चिट्टा मार के बोल रहा। मीडिया यू अब आप कंप्लेन करो। आप साफ करो, क्या करना है? यहाँ बताओ। आराम से तुमने ऐसे कैसे लिख दिया? क्या लिखा? क्या प्रॉब्लम है?
पढ़ तो सही, सुनिए तो पढ़ तो सही। बदमाश गुंडा वो करने वाला ये तुम्हें पता नहीं था सीएम के लिखा है ना, कैलाश नहीं लिखा है ना। मैं देखिए, ये देखिए आपकी रिपोर्ट है, गलत कैसे है? ये देखो, प्लीज सुखदेव सिंह होगा मेरे इन्होंने सब पढ़ा किया। तो अंग्रेजी अखबार के ऑफिस में करनी सेना का हंगामा होता है। राजस्थान की राजपूत करनी सेना ने द टाइम्स ऑफ इंडिया के जयपुर कार्यालय में हंगामा कर दिया। राजपूत करनी सेना के सदस्यों ने शनिवार को जयपुर स्थित द टाइम्स ऑफ इंडिया के दफ्तर में घुसकर जमकर हंगामा किया। उन्होंने संगठन के दिवंगत अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी पर प्रकाशित एक रिपोर्ट का विरोध किया। मौके पर मौजूद पत्रकारों के मुताबिक करनी सेना की कुछ सदस्य संपादकीय टीम के वरिष्ठ अधिकारियों से माफी मांगने की धमकी देते हुए कार्यालय में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी की और कर्मचारियों पर दबाव बनाया कि वे रिपोर्ट के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। वो बात अलग है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्हें आलोचना बहुत पसंद है, उन आलोचना होती रहनी चाहिए लोकतंत्र में। वो ये भी कहते हैं कि सबसे मजबूत हमारे देश का मीडिया वाले होने चाहिए। कैसे ऐसे मजबूत होंगे बताइए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।